हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। आप 10 किलोमीटर दौड़ते हो, आपकी स्टेमिना ज़बरदस्त हो, आपको कोई चेस्ट पेन नहीं होता और आपको ऐसा लगता हो कि मैं सबसे ज़्यादा फिटनेस लेवल वाला इंसान हूँ। और लेकिन इसी दौरान आपके चेस्ट के अंदर, नसों के अंदर, मैं बता रहा हूँ नसों के अंदर 90% ब्लॉकेज बन रही हो और इसका आपको बिल्कुल एहसास ना हो। क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे शॉकिंग बात करने वाली क्या पता है दोस्तों? आधे से ज़्यादा लोगों को ना ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर, हार्ट के अंदर पहला सिम्पटम चेस्ट पेन नहीं होता, सडन डेथ ही होती है, डायरेक्ट उनकी डेथ ही हो जाती है। और एक पैटर्न देखा गया है, जो लोग अपने आप को हेल्थी और कॉन्फिडेंस मानते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं के अंदर पाया जाता है। और आज का वीडियो ना बताऊंगा सिंपल हेल्थ के डिसीज़ के बारे में, और हार्ट कैसे फेल हो जाता है, एक हेल्दी इंसान की हार्ट कैसे फेल हो सकती है, हाउ डज द बॉडी जिस बड़ी बीमारी को छुपा देती है, जिसको आपको पता ही नहीं चलता है, एक टेस्ट ऐसा जो आपको सच बताने का काम करेगी बिफोर इट्स टू लेट। जो मतलब चलो समझते हैं हेल्दी लोगों में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है और कैसे इसे बचाया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे दिल है ना एक मसल्स है, हम बोलते हैं ना बीट करते कुछ और होगा, सिंपल ये एक मसल्स है, एक मांसपेशी है। लेकिन ये नॉर्मल मसल्स नहीं है, बल्कि ये बॉडी की हार्ड वर्किंग, बोलते हैं ना हार्ट मसल्स, जो बिना रुके, बिना थमे, जब आप पैदा होते हैं, जब आप जन्म लेते हैं ना, और उसके मृत्यु तक वो बिना रुके काम करती रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कभी आराम नहीं लेती। हमने कभी देखा है कि अगर हार्ट गलती से आराम कर ले तो हमारी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी आराम नहीं लेती। और इसलिए सबसे ज़्यादा 99% सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इस हार्ट को ही लगती है, जो बहुत ज़्यादा। और वो किस रास्ते से बोलता है? वो क्रॉनिक आर्टरीज के रास्ते पहुंचता है। और क्रॉनिक आर्टरीज की बात करते हैं ना, अक्सर लोगों को इमेजिन करते हैं कि एक पाइप है, बोलते हैं ना, हमको कैसे लगता है कि एक पाइप होता है, जैसे बाथरूम के अंदर पाइप होती है, उसके अंदर अगर कचरा फंस जाए तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं, ये उस सिस्टम का नहीं है, उस तरीके का नहीं है। दिल के अंदर है ना, नसों में जो होता है ना, वो क्या होता है? लेकिन सच ये कि आर्टिस्ट पाइप नहीं होती, ये जिंदा फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है। जो आप हम समझते हैं ना, एक छोटी सी पाइप होगी, जैसे नल के अंदर होगा और कचरा फंस जाएगा हार्ट अटैक, ये वैसा नहीं होता। एक जिंदा फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, जिसके अंदर है ना लेयर होता है, इसको एंडोथेलियम कहा जाता है। और जब ये एंडोथेलियम है ना, जब आपकी छल्ली जैसी परत होती है, हेल्दी होती है, ये आपको टेफ्लॉन की तरह स्मूथनेस का काम करती है, जैसे बटर होती है ना, उस तरीके जैसे होती है। और ब्लड सेल में ना बिना फ्रिक्शन के ट्रैवल करती रहती है। और लेकिन सालों तक आपका बॉडी में अगर हाई ब्लड प्रेशर है रहता है, जैसे हाई शुगर रहता है, जैसे स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई, इस लेयर के ऊपर है ना माइक्रोस्कोपिक करके स्ट्रेच आ जाते हैं। और ये नसों में ना माइक्रो स्ट्रेच आते रहते हैं, मतलब उसको डैमेज करते रहते हैं। रिपेयर करने के लिए ना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोग चिपकने लगता है, बिल्कुल एसी की तरह, जैसे दीवार में फट जाते हैं ना, हम पुट्टी भरने लगते हैं, उसी तरह का हमारे इसके आर्टरीज के लिए भी रहता है। और इसके बाद है ना इम्यूनिटी सेल्स आते हैं और वो उसको ना इस कोलेस्ट्रॉल को खाने लगते हैं। जैसे इम्यूनिटी जो बोलते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए हमारी बॉडी में, एकदम इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा चाहिए, वो क्या करता है? हमारे सेल्स को खाने लगता है। जो कोई भी गलत गलत चीज़ आती है तो मतलब डाइजेशन अच्छे हो जाता है। तो इसलिए कहा था इम्यूनिटी सिस्टम आपकी मजबूत होनी चाहिए। धीरे धीरे वही मिक्सचर बन जाता है, जिससे जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैल्शियम हो गया, बहुत सारे सेलुलर वेस्ट मिले होते हैं। और बोलते हैं ना गाड़ी की तरह, उसी की तरह प्लग, मतलब ना प्लग, जहाँ पे ब्लॉकेज होता है प्लग की तरह जाए। लेकिन प्लग का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि पाइप धीरे धीरे बंद हो रही है। अगर बोलते हैं ना, असल में जब प्लग बढ़ता है, आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, वो बाहर की तरफ स्ट्रेच होने लगती है। और क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए हार्ड चीज़ नहीं है, वो लिविंग चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। इस प्रोसेस में हम कहते हैं पोस्टर इन्वेंट्रिया। और मतलब आपके आर्टरीज के अंदर का एक रास्ता होता है जो बिल्कुल नॉर्मल खुला हुआ रहता है, इवन जब भी आपके अंदर बहुत सारे प्लग जमा हो, फिर भी वो काम करे। इसकी वजह से प्लग ज़्यादा देर तक होने के बाद भी 10,000 अगर आप स्टेप भी चले, 10,000 15,000 स्टेप भी चल रहे हो ना, और दौड़ भी ले रहे हो ना, तो बिल्कुल भी फिट फील करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एक दिन ना सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बहुत अमेजिंग वाली बात है कि हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फिटनेस लेवल पे, मगर हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे हमारी बॉडी, हम देखते हैं ना कोई एकदम आइडियल फिट है, बहुत अच्छा दिखता है, इतना स्मार्ट दिखता है, इसका बॉडी सही है, मगर धीरे धीरे उसकी बॉडी में ब्लॉकेज होता है, उसे पता भी नहीं चलता, सडन डेथ। अब सवाल ये आता है कि खून का रास्ता खुला होने के बाद भी प्लग हो सकता है, तो फिर हार्ट अटैक होते क्यों हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये डिपेंड करता है प्लग की स्टेबिलिटी पर।
उसके ऊपर प्लग 2 तरीके का होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। हार्ड प्लग होता है जो स्टेबल प्लग होता है, ये दोनों एक ही होता है। एक होता है बोलते हैं ना सॉफ्ट प्लग, इसमें हम है ना अनस्टेबल प्लग कहा जाता है। जो हार्ड प्लग होता है ना यूजुअली डेंजर नहीं होता, क्योंकि है ना साइलेंटली अपने अंदर पड़ा रहता है। लेकिन जब इस प्लग के अंदर ना इन्फ्लेमेशन, मतलब जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगती तो सॉफ्ट होने के लगता है, और इसका जो इसके अंदर जो लिक्विड होती है ना वो उस तरीके का बाहर हुआ बलून हो जाता है, जैसे ना वैसा बलून फूलता है वैसा बलून हो जाता है। और जो पतली स्किन के अंदर जैसे ना और जैसे बॉल में था वैसे वो पतली स्किन बन जाता है और अंदर वो फूलने लगता है, इन्फ्लेमेटरी भरा हुआ रहता है। हम कहते हैं उसे सॉफ्ट प्लग और अनस्टेबल प्लग। और जब अचानक बीपी बढ़ जाए या एक्सट्रीम इन्वेंशन हो जाए और इमोशनल स्ट्रेस हो जाए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नस की पतली जो छल्ली होती है ना फट जाती है, फट सकती है। और जैसे ही प्लग फैलता है ना तो वहाँ पे कैसे जख्म समझने लगते हैं तुरंत। प्लेटलेट जो हमारी बॉडी का प्लेटलेट होता है ना ये भेज देती है वहाँ पर क्लॉट बन जाए। और जैसे ही वो बोलते हैं प्रोडक्टिव मेजर होने लगती है, इसी तरह कुछ उल्टा लगता है, होने लगता है। जैसे कि कोई जख्म हो गया उसके ऊपर क्लॉट बने तो ठीक है लगता है, लेकिन जख्म बढ़ जाता है और लेकिन आर्टिस्ट के अंदर ना क्लॉट बनता है। और तो इसके मतलब क्या होता है पता है, प्लॉट जो बॉटल का ढक्कन है ना वो बंद हो गया, इसे कुछ ही मिनट में ना आज जो आर्टिस्ट होती है ना वो सील हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि हमें क्या कभी कभी क्या लगता है ना, अगर जख्म हो तो ठीक है, मगर वो क्या होता है बॉडी समझती है जख्म हो गई है। जब अंदर फटता है ना तो उसको क्या लगता है जब इन्फ्लेमेशन बढ़ गया तो वो फटेगा। जब वो फटेगा तो हमारी बॉडी क्या समझती है, लगता है यहाँ पे जख्म हो गया तो वहाँ पे रिकवरी सिस्टम भेजे। बट वो क्या होता है पता है, वो जख्म नहीं होता, वो अंदर ही कुछ होता है जिसके लिए हमारे लिए डेंजरस वाला काम है। तो आप समझ रहे इन्फ्लेमेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ज़्यादा आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाने का काम करता है। और कुछ ही मिनट बाद है ना आर्टरी सील हो सकती है और क्लासिक टाइप हार्ट अटैक हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, ये सबसे बड़ी बात है। अब प्लग साइलेंटली होता है, अगर 50% ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक आ सकता है तो सिम्टम लास्ट मोमेंट तो नहीं पता चल रहा है आपको, पता है ना कभी कभी लास्ट में पता चलता है कि मेरे साथ तो फिर हम करें क्या। तो इसका सबसे बड़ा मतलब प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, इस जी हम मैं आपको सोल्यूशन बताने का चाहूँगा। सबसे प्रिंसिपल समझिए, हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता। कोई भी चीज़ है ना हमारी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना वो अचानक नहीं आती, वो शुरुआत में जन्म लेती है और धीरे 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 होता है। जैसे अगर हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है ना वो 20-30 साल के स्लो प्रोसेस में आती है जो कि फाइनली एक्सप्लोजन का रूप ले लेती है। अगर आपको कोई एक्सप्लोजन रुकता है, बताए रोकना चाहते हो, सबसे 3 चीज़ों का अगर आप इसको रोकना चाहते हैं ना तो 3 चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे आर्टरीज का वॉल को प्रोटेक्ट करना काम करेगा, रेड्यूस इन्फ्लेमेशन करने का काम करेगा, और परफेक्ट मतलब प्रिवेंट कॉल फॉर्मेशन जो कॉल होता है ना क्लॉट फॉर्मेशन की डेंसिटी को कम करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला बात है। तो कंट्रोल ब्लड प्रेशर, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर आर्टरीज के माइक्रो टीयर्स को पैदा है और उसको हार्ट बीट्स एक हैमर की तरह मारता है। जब आपके ब्लड प्रेशर बढ़ती है ना तो जो उसका हार्ट बीट होता है ना वो हैमर की तरह हथौड़ा मारने का, और इस दीवार पर आते ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से माइक्रो इंजरी हो सकती है। इसलिए आपको अपनी बॉडी के अंदर 150 के ऊपर बीपी चलता है तो सालों तक तो आर्टरीज के अंदर एंडोथेलियम जो होता है ना वो थक जाते हैं और डैमेज होने लगते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपनी बॉडी की बीपी को 120 से 130 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मेडिसिन नहीं चाहिए आपको। सबसे पहली बात अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल को, सॉल्ट को, इंटेक को कम करना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, स्ट्रेस आपकी जो स्ट्रेस होती है ना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और रेगुलरली आपको मोटिवेट अपनी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे हम वॉकिंग करते हैं, हम दौड़ते हैं, हम हार्ड वर्कआउट करते हैं, तो जो नहीं कर पाते फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत आप ट्राई करिए, जैसे पुशअप करिए, कुछ भी आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत ज़्यादा। तो अगर आपकी बॉडी में हाई शुगर है, मतलब डायबिटीज़ बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है शुगर प्लस प्रोटीन ये रिएक्ट करने का काम करता है, जैसे ना साइक्लेशंस करता है, और इस प्रोसेस को आर्टरीज की वॉल को स्टीफ हो जाती है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ सा जाता है। तो फास्टिंग अगर शुगर आपका 90 से 100 के बीच में, तो HP1 आपका 5 के आसपास रहता है तो आइडियल है, इसको नॉर्मल गिना जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, इसे नहीं खाना चाहिए। ब्रेड्स हो गया, बटर हो गया, हम बहुत सारे मैदा ये सब चीज़ें खाती हैं, ब्रेड बटर, कोई भी पेस्ट्रीज खाते हैं, तला भुना खाना खाते हैं, तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। मतलब ऑयली वाली चीज़ों को रोकना पड़ेगा। डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो मैंने कहा कि हार्ड वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, स्टेप बहुत ज़रूरी है, और ये अपनी बॉडी के लिए भी रखना पड़ेगा। और एक और बात है जो रेड्यूस विसरल फैट, बहुत लोगों का आज इंडियंस में देखा गया ना आगे वाला फैट, मोटापा बहुत तेज़ी से इंडिया में फैल रहा है और हम इसे कंट्रोल नहीं भी करें। हम बोले यार हर 40 उम्र वाला इंसान एक ही तरीके का दिखता है,
इनफैक्ट 30 साल वाला भी लगता है ये भी तो 30 साल का ही लग रहा है। मतलब आज जो 30 साल वाले लोग हैं ना वो भी बुढ़े दिखने लगे हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं था। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को आइडल वेट पे लाना पड़ेगा, रेड्यूस इन्फ्लेमेशन करना पड़ेगा, जो स्ट्रेस है उसको रोकना पड़ेगा, पूरा सेल्स जो पूरा स्लीप है उसको सही करना पड़ेगा, प्रोसेस फूड को बनना पड़ेगा जैसे चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं तो बढ़ती रह जाएगी। और अगर आप 6 घंटा सो रहे हैं, आजकल की जनरेशन में क्या मान रहे हैं, नींद ही कम लेते हैं, रात को हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो सबसे पहले ये आपको ख्याल करना पड़ेगा, मोबाइल को 10 बजे के बाद आपको बंद कर देना, उसको देखना भी नहीं है, उसको मतलब सोने के 1 घंटा पहले आपको नहीं देखना पड़ेगा। बट आजकल की जनरेशन वो सुनना नहीं चाहती, बोलती नहीं नहीं ठीक है यार हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते। तो आपका जो CRP लेवल है ना वो बढ़ सकता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। और इंडिकेटर कहते हैं इससे बच्चे के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, रोज थोड़ा धूप में बैठना चाहिए, आपके शरीर को विटामिन डी प्रॉपर मिलेगा, प्रोटीन लेकिन हेल्दी वाला प्रोटीन लेना पड़ेगा जो डाइजेस्टेबल हो, वो जिम विम वाला प्रोटीन नहीं लेना पड़ेगा। सबसे पहली बात आप ये ख्याल करिए, बहुत लोग है ना ऐसा कर लेते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा कि वो प्रूफ है कि FSSI डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, PD कासा नंबर 1 है क्या, ओमेगा 3 फूड्स लेने पड़ेंगे जैसे वॉलनट्स हो गया, बहुत सारे होते हैं ओमेगा। फिर आपको उस तरीके के फूड्स खाने पड़ेंगे, आपको अपनी डाइट में रहना पड़ेगा। जो सबसे सबसे बड़ी कहते हैं बॉडी का अगर आगे का विसरल फैट बढ़ा हुआ है ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आपको डायबिटीज BP ब्लड प्रेशर इसे तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा, जो जेंट्स होते हैं ना उनका कमर कम से कम 30 होना चाहिए, 28 कहा जाता है मैं 30, तो लेडीज़ को 26 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। और गर्दन में ना आपको जैसे मस्सा होता है तो आप समझ ना आपकी बॉडी में फैटी लीवर है, तो फैटी गर्दन कालापन होगा। अगर फैटी लीवर ना समझे ना इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपकी बॉडी को आइडल वेट पे लाना पड़ेगा, आपके हाइट के हिसाब से आपका पैरामीटर सही होना चाहिए, तब आप बॉडी में हेल्दी रहते हैं। मतलब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब मतलब स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से एक्सरसाइज करना है, 30 से 40 मिनट आप नॉर्मल वॉक करो, कार्डियो करो, थोड़ा बहुत करो, स्ट्रेच ट्रेनिंग करो 3 टाइम दिन, मतलब ना हफ्ते में 3 बार स्ट्रेच ट्रेनिंग करो डेली। बोलते ना एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करना है और हाई हीट से बचना काम करना है। और आपके हार्ट को ना ट्रेन करने की जरूरत है, टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। बहुत बात क्या होता है ना, हम लगातार 2-2 3-3 घंटे करते हैं, हमारी बॉडी को टॉर्चर कर दे। हमें उसको फ्लेक्सिबल 30 से 40 मिनट का वर्कआउट डेली करना चाहिए। आप चाहे उसको सिंगल से पुशअप कर लिया, वॉक कर लिया, कार्डियो कर लिया, कभी हार्ट ट्रेनिंग कर ली, थोड़ा थोड़ा करके करना है, नहीं एक ही दिन में लगातार सब करते हो तो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं काम करेगा। और अब अगर 40+ है ना तो आपको कैल्शियम का स्कोर जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि हेल्थी सोसाइटी में नंबर पर ध्यान देते हो तो आपको ये ख्याल करना है, नहीं तो आप रह जाएंगे। और आपको सबसे बड़ी बात पता है क्या, ज़िंदगी में लाइफस्टाइल अगर आप नहीं चेंज करें ना तो ज़िंदगी आपको चेंज कर देगी। आपको फिर पता ना एक बार जब हॉस्पिटल में चले जाओगे ना तो अपने आप रूटीन होने लगे। तो आप हमेशा ख्याल करना, आप सोचोगे नहीं यार सब बराबर है, आजकल सब सही चला। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है ना तो अपने आप कुदरत मजबूर कर देगी, जब तक लेट ना हो इससे शुरुआत में ही आप उसको फिटनेस लेवल पे लेके चले जाओ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आजकल की जनरेशन हमारी बॉडी न्यूट्रिशन वाला फूड खा रही है। आप चेक करेंगे ना आजकल की जनरेशन में कैलोरीज वाला फूड ज़्यादा चल रहा है। थोड़ा सा टाइम मिला वड़ा पाव पा लिया, पोहा खा लिया, मिसल पाव खा लिए, मतलब दिन भर वही सब चल रहा है। खाने में भी कैलोरीज दिख रहा है मगर विटामिन मिनरल्स दिख रहा है, बोलते रहे दाल रोटी सब्जी तो खा रहे हैं। आप चेक करेंगे आपको 5 ग्राम या 6 ग्राम से ही ज़्यादा कुछ नहीं मिलता रहेगा। और आपकी बॉडी के हिसाब से ना 80 किलो के तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ये बहुत ज़्यादा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं ना तो आपको 1.5 गुना, मतलब 80 किलो के तो 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आपको ये बहुत ज़रूरत है। आपको ये सबसे पहली बात है ना, आपको कोचेस के सबसे ज़्यादा जो वेलनेस कोचेस हों उनके पास आपको ये लेना बहुत ज़रूरी है। और कैसे हो सकता है ना, अगर मैं बोलूँगा मैं अपने लिए कहूँ तो हर्बल लाइफ का शेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फार्मूला 1 जो बोलते हैं ना एक शेक मील रिप्लेसमेंट है, जो सुपर सपोर्टिव वेज मैनेजमेंट मसल्स मेंटेन को करने का काम करता है ना। हेल्दी न्यूट्रिशन मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 न्यूट्रिशन माना गया है। लो कैलोरी मील है, 170 और 217 कैलोरी में आपका काम सुबह का शेक में हो जाता है। और इसमें क्या मालूम है 17 से 24 ग्राम प्रोटीन आपको सुबह सुबह मिल जाता है, फाइबर मिलता है, 21 एसेंशियल विटामिन मिनरल। और वेट लॉस के लिए सबसे, आप सोचिए ये वेट लॉस कैसे हो सकता है। आप जो सुबह का नाश्ता करते हैं ना 500-600 ग्राम का कैलोरी का करें, अगर आप 200 कैलोरी में करेंगे तो अपने आप आपका वेट लॉस होने लगेगा कैलोरी की वजह से। मगर आप न्यूट्रिशन वाला खाना ये फुलफिल करता है, आपके हंगर को रोकने का काम करता है। और हाई क्वालिटी सोया बेस्ड प्रोटीन है, मतलब PD का असर नंबर है, FSSI बहुत जगह रजिस्टर हो रहा है। आप चेक करेंगे ना तो हम खानों में गेहूँ चावल दाल उसमें FSSI मार्क नहीं देखते, बट कोई बाहर की चीज़ देखें उसमें FSSI मार्क है क्या। तो ये सबसे बड़ी टेस्टिंग होकर काम होती है। बहुत 350 डॉक्टर साइंटिस्ट से मिल के बनता है। इसमें विटामिन
विटामिन ए, सी एंड डी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, आपकी सेटिस्फाई हंगर को करने रहता है, काम करता है, B6, B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉर्बर, चलिए बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक शेक में डालता है जो आपकी दूध की क्रेविंग को रोकने का काम करता है। ये दूध के रिप्लेसमेंट बनाया गया जो बहुत ज़्यादा था, फिर विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ है ना, हम इसमें ले सकते हैं एक्टिव फाइबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी बॉडी में ना, जिसमें सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर करता है। और आप चेक करिए, आपको जो फाइबर होता है ना सबसे ज़्यादा इंटेक करने का, ये क्या करते हैं मालूम है, हमारे खानों में हमारे जो पेट की गट लाइनिंग होती है ना, वहाँ पे ये न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करने का काम करता है और उसको न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करता है और उसको कचरे को साफ करने का काम करता है, जो भी हम गलत सलत खाना खाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा जो बोलते हैं ना सॉल्युबल फाइबर है, वो क्या करता है, वो हमारी ब्लड के जो होते हैं ना उसको साफ करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लैड कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा काम करता है। और ये बहुत ज़्यादा ये सप्लाई ऑफ ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली इंस्टिट्यूशनल बैक्टीरिया, मतलब आपकी जो गुड बैक्टीरिया है ना उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इसको एक स्कूप अपने शेक में डालना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप चाहे तो बीटा हर्ट ले सकते हैं। बीटा हर्ट जो हम, अब बीटा हर्ट मतलब आप समझ लिए जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन वाला, ये कोई हार्ट के अटैक को नहीं ठीक करने वाला, बट अगर आपकी बॉडी को अगर आप सही तरीके से ठीक करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप चेक करेंगे आपकी बॉडी ना, हमारी बॉडी खुद रिपेयर करने का काम करती है, बस उसे टूल्स अच्छे देने चाहिए, उसको खाना अच्छा देना चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए, प्रॉपर स्लीप देना चाहिए, पानी का इंटेक बराबर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, सही खाना रहेगा तो बॉडी अपने आप रिपेयर करने का काम करती है। तो इसमें क्या करता है, हार्ट से रिलेटेड न्यूट्रिशन, जो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होती है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का, आप जिनमें बहुत सारा गलत खाना खाते हैं, तो इसमें क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिसकी वजह से आर्टरीज श्रिंक होने लगती हैं, तो आपको इस चीज़ पर ख्याल करना चाहिए। अब इसमें बीटा ग्लूटन पाउडर होता है, क्या होता है, फाइबर होता है, एक सॉल्युबल फाइबर होता है जो ब्लड में जाते ही कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है। डाइटरी फाइबर होता है जिसमें 6 ग्राम पर, जो बहुत अच्छा माना गया। और बीटा ग्लूटन 3 ग्राम, मतलब आपको 9 ग्राम फाइबर एक शेक में मिल सकता है, जो सुबह के शेक में लेंगे। हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा करता है। वेनिया फ्लोर में था एफएसएसआई मार्क है, बहुत लोग है ना बोलते हैं ना मार्क है क्या इसमें, वो है क्या, जो मतलब ये आपको कोई, अगर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है ना, फिर भी आप इसे इंटेक कर सकते हैं। बहुत ये आपको इन फ्यूचर के लिए बहुत हेल्दी बनाने का काम करे। मैनेज योर ब्लड डेंसिटी को मैनेज करता है, बीपी को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड शुगर। आप सोचिए कि अगर कचरे को साफ करेगा, अगर नसों को साफ करेगा, तो अपने आप आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहेगा। और इसको 200 ग्राम पानी में ले सकते हैं, सादे पानी में भी ले सकते हैं, इसको 4 से 5 के बीच में ले सकते हैं अगर आपको ऐसा ही लेना है। और चाहिए तो शेक में डाल के ले सकते हैं, रात को अगर शेक पी रहे हो उसके टाइम पे भी आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ है ना, एक बोलते हैं ना ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये बहुत ज़्यादा, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। तो हर्बल लाइफ का लाइफ प्लान, जो एक न्यूट्रिशन डॉक्टर लुइस इग्नारो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था नाइटवर्क्स में, ये सबसे ज़्यादा जादुई मंत्र में, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। ये डेवलप होता है ना, द ब्लेंड ऑफ हाईली प्यूरिफाइड मरीन लिप्लाइड, मतलब ये होता है ना, ये फिश में से निकाला जाता है, जो फिश ऑयल होता है ना, जिंदे मछलियों में से हर्बलाइफ निकाल के रखती है। जो ओमेगा 3 फैट, इसमें EPDHA होता है, कैप्सूल होता है, जो ब्रेन और आईसाइट हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आप समझिए 60% अगर ब्रेन ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हो, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की कितनी ज़रूरत है। इसमें EPDHA कार्डियो फंक्शन है, ब्लड शुगर नॉर्मल कम करता है, आपकी जो ब्लड शुगर जिसमें जाड़ा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, इसके खून को पतला करने का और ट्राइग्लिसराइड लेवल को सही करने का काम करता है। इसके साथ होता है नाइट वर्क्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहूँगा कि हर किसी को लेना चाहिए, 18 साल के हैं तो लेना चाहिए, 15 साल के बाद भी ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, L-आर्जिनिन और L-सिट्रलाइन होता है, विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो नाइट्रो ऑक्साइड होता है ना, L-आर्जिनिन L-सिट्रलाइन क्या करता है, ये नाइट्रो ऑक्साइड पैदा है, और ये जैसे आप पीते हैं 150 ml में एक स्कूप डाल के पीते हैं ना, तो हमारे नसों में जाने का काम करता है और इसे चौड़ा करने का काम करता है। कार्डियोवास्कुलर के लिए अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी एंड ई एंड प्रोटेक्ट योर सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए, उनको स्लीप नहीं होती उनके लिए अच्छा है। इंसोमिनिया की अगर प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ एक टैबलेट जो मैं बोलूँगा सप्लीमेंट फॉर्म में है, वो है सेल एक्टिवेटर, जो आपको इसका चीज़ का लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें अल्फा लिफो एसिड एंड रेस्वराट्रोल है, मतलब झाड़ पौधों से बना हुआ चीज़ है जो आपकी सेल्स को रीजेन्युएट करने का काम करता है। इसे 2 या 3 बार लेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव का काम करता है, जो आपको एक हेल्दी वे में लेके जाता है। इसके साथ साथ पानी का इंटेक अगर लेना है तो हाइड्रेट 24, मतलब इसमें विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, आप जो गर्मियों के टाइम पे होते हैं ना, तो वो बोलते हैं ना पसीना बहुत इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं, तो उसे पूरा करने का, आपकी जो शरीर में बोलते हैं ना विटामिन B12 की कमी होती है, उसे पूरा करने का काम करता है। आप अपनी सेहत को सही रखेंगे तो ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।